वेलकम टू RPCS। तो आज है 17 अगस्त मंडे और आज हम करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कल हमने सेट नंबर 3 कंप्लीट किया है 50 क्वेश्चंस और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से 50 क्वेश्चंस करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा जो भी फैक्ट है वो भी देखते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसको याद करें, फिर उसके बाद एक या दो बार तो रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स है, एक बार में तो ध्यान में आता नहीं है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Who has been included in the Young Global Leaders class of 2026 by the World Economic Forum? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो यंग ग्लोबल लीडर्स का लिस्ट जारी करती है, तो उसमें कौन कौन है इंक्लूड। तो बेसिकली ये जो यंग ग्लोबल लीडर्स हैं ये हर साल पूरे वर्ल्ड से 40 ईयर्स से जो कम उम्र के ऐसे मतलब टैलेंटेड और यंग जो लीडर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या कोई रिसर्चर हैं या कोई भी सोशल वर्कर है, इन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने बिजनेस में, जैसे कोई अगर कोई स्पोर्ट्स में है, साइंस में है, सोशल वर्क में, तो इसमें कुछ इनका कंट्रीब्यूशन है, बढ़िया कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, तो इनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इस बार जो है इंडिया से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। एक तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो आंसर है वो जय शाह का हो जाएगा, लेकिन इनके अलावा 4 और लोगों को किया गया है। ईशा अंबानी है जो कि रिलायंस रिटेल की जो डायरेक्टर है। इसके अलावा एक अभिषेक बंसल है, उनको भी किया गया है सिलेक्ट, सुमित गुप्ता और सुहानी जलोटा। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे कि जय शाह और ईशा अंबानी और इनके अलावा 3 और लोग हैं। टोटल इंडिया से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड एन FTA ऑन 27 अप्रैल 2026 विच सेक्टर हैज़ इंडिया फुली प्रोटेक्टेड। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 27 अप्रैल 2026 को, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया अपने कौन से सेक्टर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। फुली प्रोटेक्टेड का अगर हम देखें तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब इंडिया जब डील कर रहा है तो इस समय अपने बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि जो दो जो भी देश हैं उनके बीच जो साइन होता है तो वो जो टैक्स होता है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ जिसको बोलते हैं, वो हटा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। लेकिन फुल्ली प्रोटेक्ट करने का ये मतलब हो जाता है कि अगर इंडिया फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर वो टैक्स जीरो नहीं करेगा, उन पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, ताकि इंडियन जो गुड्स है, इंडियन जो मार्केट में जो सामान है उसको उससे लॉस ना हो। तो यही फुल्ली प्रोटेक्टेड करने का ये मतलब हो गया। तो इंडिया अपने डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को मतलब डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट के लिए फुल्ली प्रोटेक्टेड का डिसीजन लिया है। शॉर्ट में इसको इतना समझ सकते हैं कि इंडिया ने ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं किया है कि देश के किसान और जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनका ही इंटरेस्ट का बलि चढ़ा दे, तो ये नहीं हुआ है। ठीक है, डेयरी सेक्टर हो जाएगा इसका आंसर। अगला थर्ड क्वेश्चन है, एज ऑफ अप्रैल 2026 हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो अप्रैल 2026 के हिसाब से एशिया के जो सबसे रिच पर्सन है वो कौन है, तो वो है गौतम अडानी, और ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में इसको जारी किया गया है। अगला है फोर्थ में क्या करना है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट चूज़ करना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में। अच्छा, खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका ना मतलब 6 सीरीज़ होता है, 6 एडिशन कह लीजिए या 6 सीरीज़ कह लीजिए। अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग फॉर्मेट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, उसके बाद एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और फिर होता है विंटर गेम्स, फिर उसके बाद होता है एक तो ये ट्राइबल गेम्स भी हो गया, और एक और है वो है पैरा गेम्स, मतलब जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए। तो ये सब मिला के, अच्छा हाँ, एक और बीच गेम्स भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास यूथ गेम्स हो गया, ट्राइबल गेम्स हो गया, विंटर गेम्स हो गया, बीच गेम्स हो गया, पैरा एथलीट गेम्स हो गया, और एक और क्या हो गया, तो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया। ठीक है, तो टोटल इसमें 6 सीरीज होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ट्राइबल गेम्स के बारे में कुछ पूछा है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्या है। एक्चुअली इसमें दोनों 1 और 2 करेक्ट है। देखते क्या है, कर्नाटका हैज़ टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। तो 2026 में जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ है उसमें कर्नाटक ने टॉप पे है मेडल टैली में स्टेट। उसके बाद है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़। ओ, ये विल भी नहीं होगा, मतलब ये हो चुका है। तो मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ में ये हुआ था, और इसका जो मास्कट है गेम का वो है मोरवीर। ठीक है, मोरवीर इसका मास्कट है।
उसके बाद बिहार है सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विद गोल्ड टोटल गोल्ड ऑफ 16 मेडल्स। तो इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बिहार को कितना रैंक मिला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ डिप्लॉयड अ रियल टाइम क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद IIT रोपड़ टू ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये क्या किया है, रियल टाइम में क्राइम के मॉनिटर करने के लिए IIT रोपड़ के साथ कोलैब करके क्या किया है, तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। तो ये पंजाब है, पंजाब स्टेट ने ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा ये रोपड़ है भी पंजाब में ना, तो IIT रोपड़ और पंजाब स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर ये रियल टाइम क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैच करना है क्या, तो मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 में जो हुआ है और ये इसका वेन्यू कहाँ था। तो एक है दस्तलिक, तो ये दस्तलिक कहाँ हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। ओके, इसका करेक्ट ये है, देख लेते हैं इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। दस्तलिक जो है उज्बेकिस्तान में हुआ। ब्रह्मास्त्र कहाँ है, तो ये जैसलमेर में हुआ ब्रह्मास्त्र। साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन जो है ये किधर, तो ये इजिप्ट में। और द्वीप शक्ति अंडमान एंड निकोबार में। नाम से भी थोड़ा इसमें लगा सकते हैं, द्वीप शक्ति तो किसी द्वीप पे ही होगा, तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दस्तलिक कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में। ब्रह्मास्त्र हुआ है जैसलमेर में। साइक्लोन हुआ है इजिप्ट में। और द्वीप शक्ति जो है ये है अंडमान एंड निकोबार, जो कि खुद भी एक द्वीप है, वहीं हुआ है। अगला है 7th क्वेश्चन। विच केव्स इन कर्नाटका हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल जियो हेरिटेज साइट्स बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कर्नाटका के जो केव्स है, नाम है याना केव्स, इस केव्स को नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, याना केव्स कहाँ है, कर्नाटका में। याना केव्स कर्नाटका में है और इसको भी नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अगला है द मेमोयर मदर मेरी कम्स टू मी। ये जो है इसको बुक दिया, सॉरी इसको अवार्ड मिला है कौन सा, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड इन USA। तो ये जो नॉवल है इसके ऑथर का क्या नाम है, तो ये अरुंधति रॉय जी हैं, ये इसकी ऑथर हैं। यहाँ पे आप देखिए फोटो भी दे रखा है। तो मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की बुक है और इसको अभी कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। ठीक है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, और ये USA में मिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कैलाश सत्यार्थी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैलाश सत्यार्थी इज फॉल्स। तो यहाँ पे मतलब कैलाश सत्यार्थी ये एक बार और भी न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में। तो एक मिनट, तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और इनके साथ मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से हैं, उनको भी ये प्राइज़ मिला था। तो ध्यान रखेंगे, उनके साथ उनको भी मिला था नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, तो अभी इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया है और अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में भी कि फॉल्स क्या है ट्रू क्या है। तो फॉल्स इसमें से सिर्फ एक है, फॉल्स वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉल्स वाला क्योंकि देख लेंगे तो दिमाग में वही रह जाएगा, इसलिए अच्छा है कि हम ट्रू वाला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसको एलिमिनेट कर लिया जाएगा एग्जाम में। कैलाश सत्यार्थी एसोसिएटेड विद द सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014। अच्छा ध्यान देंगे, नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में इनके अलावा मलाला यूसुफजई को भी मिला था। यहाँ पे देख लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में। तो 2026 में जो है ये किनको मिला है, तो कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। अच्छा, ये जो अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूज़िक वाले फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। ये मतलब आर्ट, लिटरेचर या सोशल सर्विस में भी कोई अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। इससे पहले किसको किसको मिल रखा है, 2022 में PM नरेंद्र मोदी को मिला है ये अवार्ड, 2023 में आशा भोसले को, 2024 में अमिताभ बच्चन और 2025 में कुमार मंगलम बिरला को अवार्ड मिला है और 26 में कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, हमारे PM को भी अवार्ड मिल चुका है 2022 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, इसमें सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सब देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर अप्रैल 2026, इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल GDP। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मतलब IMF जो रिलीज़ करता है, उसके हिसाब से इंडिया जो है ये वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है बाय नॉमिनल GDP, ठीक है। उसके बाद इंडिया की नॉमिनल GDP इज प्रोजेक्टेड टू रीच अप्रॉक्सीमेटली $3.92 ट्रिलियन इन 2025 एंड $4.15 ट्रिलियन इन 2026, प्लेसिंग इंडिया बिहाइंड जापान एंड द UK। दिस डिक्लाइन इज प्राइमरली ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर एंड रिविजन टू द बेस ईयर्स। तो चूँकि अभी रुपी और डॉलर का तो आपको पता ही है किस हिसाब से रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, तो ये जो डिक्लाइन है इसका मेन रीज़न यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। इन अप्रैल 2026 विच सिटी set a Guinness World Record for the highest number of online registration under AI for All program। तो ये जो प्रोग्राम है AI for All, तो इसके अंडर में कौन सा मतलब किस सिटी ने, किस शहर ने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्टर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गोरखपुर। और अगर हम AI फॉर ऑल की बात करें तो एक फ्री और सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही मतलब लॉन्च किया है, और ये स्टेट के गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको ऑपरेट कर रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि देश के हर सिटीजन, बीट स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन या होम मेकर जो भी हैं, सबको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, उनको AI के बारे में कोई ऐसा मिथ्स या मिसकंसेप्शन जो है वो सब ना रहे। तो ये AI फॉर ऑल प्रोग्राम इसके लिए ही है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गोरखपुर ने। अगला 12वां क्वेश्चन है, इसरो हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ G20 सैटेलाइट इन 2027। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन? तो इसरो ने ऐसा अनाउंस किया है कि ये G20 सैटेलाइट लॉन्च करेगी 2027 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये क्लाइमेट और एयर पोल्यूशन के स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो चेयरमैन वी नारायणन। अच्छा, चेयरमैन का भी नाम ध्यान रखेंगे, अभी इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है वी नारायणन। उन्होंने अनाउंस किया है दैट इंडिया विल लॉन्च द G20 सैटेलाइट्स इन 2027। इट वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एंड एम्स टू शेयर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा अमॉन्ग G20 नेशंस। तो ये जो भी, चूँकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइमेट और एयर पॉल्यूशन की स्टडी करना, तो ये जो स्टडी करके जो भी डाटा ये कलेक्ट करेगा उसको ये G20 नेशंस के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस हिसाब से सब नेशंस मिलकर अपना आगे का रोड मैप प्लान तैयार करेंगे कि अभी आगे क्या करना है फॉर क्लाइमेट या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कब लॉन्च? 2027 में G20 सैटेलाइट। अगला है 13वां क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है। तो बेसिकली इन ऑरेंज इकोनॉमी डिज़ाइन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कंटेंट एंड कॉमिक्स आर नाउ ट्रीटेड एज मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स। तो आजकल मतलब कंटेंट क्रिएशन और ये सब का इतना ज़्यादा है, तो यही ऑरेंज इकोनॉमी में बेसिकली इसके बारे में बात होती है। तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, यानी कि AVGC AVGC सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। AVGC का फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है तो A फॉर एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर गेमिंग एंड C फॉर कॉमिक्स, AVGC। और अकॉर्डिंग टू द प्लान गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है यूनियन बजट 2026-27 में, इट इज़ प्रपोज टू इस्टेब्लिश AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, CCLs जिनको कहा जाता है, इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। 250 crore हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर दिस इनिशिएटिव। तो लगभग कितने, तो 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेजेस में ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके लिए 250 करोड़ जो है अलोकेट किया गया है इसी इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अब ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। तो और ऑरेंज इकोनॉमी से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है ये किस चीज़ के से रिलेटेड है, तो AVGC सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। Who has launched AICTE Vani 3.0 to promote the use of Indian language in higher education, especially technical education। तो ये जो AICTE Vani 3.0 है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम AICTE वानी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा है ना। तो ये जो है ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, और इसका ये है कि
मतलब इसका मेन एम है हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, बीट इंजीनियरिंग, एआई, टेक्नोलॉजी जो भी पढ़ते हैं उसमें लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इंडियन जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें मतलब लर्निंग एंड रिसर्च को प्रमोट करना है। तो इसीलिए यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन। अब जब भी मोस्टली ऐसा क्या होता है कि हायर एजुकेशन वगैरह में इंग्लिश को लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो उसको ख़त्म करना है इसका मेन। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, AICTE वानी 3.0, AICTE वानी 3.0, ध्यान रखेंगे। एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला है 15वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी पिछले साल ही हम देखे हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा के से रिलेटेड चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखते हैं अभी यहाँ पे क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है कि करेक्ट कोड चूज़ करना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन है। तो इसमें तीनों ही करेक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले, हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉमिनेटेड MP टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा। तो ये जो हरिवंश नारायण सिंह जो अभी हमारे राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन हैं, इनको ये पहले नॉमिनेटेड MP हैं जिनको कि ये पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब इससे पहले ये ऐसा नहीं था कि कोई फर्स्ट नॉमिनेटेड MP है जिनको कि ये पोस्ट दे दिया जाए, ठीक। हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बिन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव टाइम। और इनको अनअपोज्ड मतलब इनके विरोध में कोई भी ऐसे खड़े नहीं थे, तो इनको ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। आर्टिकल 89 प्रोवाइड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब इसके ये जो डिप्यूटी चेयरमैन की बात है, ये आर्टिकल 89 में मेंशन्ड है, मीन्स उनके सिलेक्शन की बात। आर्टिकल 89 प्रोवाइड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ सिंपल मेजॉरिटी इन द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, उस पर बेस्ड है ये इलेक्शन। यहाँ पे आप देख लीजिए, फोटो भी दे रखा है। नॉमिनेटेड राज्यसभा MP हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बिन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्योंकि लास्ट ईयर ये जो जगदीप धनखड़ जी थे उनको रिमूव किया गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि कब हुए हैं रिमूव या कुछ भी इस तरीके से, और ये भी कि कैसे उनका रिमूवल प्रोसेस होता है, ये सब एक बार आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से कर लेंगे। ओके, अभी देखते हैं। अच्छा हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि राइट नाउ अभी जो चेयरमैन है वो कौन है राज्यसभा के। अगला देखते हैं क्वेश्चन 16, वेयर डिड द अटेम्प्टेड असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेक प्लेस इन अप्रैल 2026। तो इससे पहले भी 2 बार और हमला हो चुका है। तो ये जो है ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे अप्रैल 2026 में कहाँ हुआ था, तो ये वाशिंगटन हिल्टन होटल वाशिंगटन DC में है। यहीं पे इन पे एक्चुअली ये डिनर टाइम पे हुआ था, मतलब डिनर के लिए इनवाइट किया था इन्होंने, तो वहीं पे हुआ है इन पे अटैक, हमला अचानक हुआ था इन पे। तो यहाँ पे देखेंगे इससे पहले इन पे 2 और अटैम्प्ट्स हुए हैं। एक तो पहला 13 जुलाई 2024 में हुआ था, कहाँ पे, तो बटलर पेंसिल्वानिया में, रैली के दौरान इन पे गोली चलाई गई थी। दूसरा हुआ है फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स प्लॉट में सितंबर 2024, सेम ईयर 2024 में ये दोनों हुआ था। लेकिन फिर 2 साल के बाद अभी 25 अप्रैल 2026 को व्हाइट हाउस के मतलब डिनर के टाइम पे वहाँ पे शूटिंग का ये इंसिडेंट देखा गया है। कहाँ, तो वाशिंगटन हिल्टन होटल वाशिंगटन DC में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि हो सकता है पूछ ले। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट ऑन द टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग मार्केट। तो ये जो नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखते हैं क्या है। तो इसमें हमको क्या चूज़ करना है, इनकरेक्ट चूज़ करना है। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे करेक्ट है। देख लेते हैं क्या क्या करेक्ट है। द क्लॉथिंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 4.89 लाख करोड़ इन 2010 टू 14.95 लाख करोड़ इन 2024। तो आप देख लीजिए ये लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पहले से क्लोथिंग मार्केट, है ना। तो 2010 में क्या सीन था और 2024 में कितना हो रहा है। उसके बाद है पर कैपिटा डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 2,119 in 2010 to 6,066 in 2024 at a CAGR of 7.8%. अगला है मैन-मेड फाइबर एंड ब्लेंडेड फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट 52.2%, followed by cotton based products 41.2%, silk and wool fiber based product contributes 5.2% and 1.3% respectively. तो ये जो मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर जिनको बोलते हैं या फिर ब्लेंडेड फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ये 52.2% कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे का।
उसके बाद जो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स है 41.2%, ये जो सिल्क और वूल वाले हैं ये 5.2%, और सॉरी सिल्क वाले 5.2% और जो वूल वाले हैं ये 1.3%। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 11th न्यू एलियन मिनरल डिस्कवर्ड बाय चाइना इन ए लूनर मेटेओराइट। तो आपको तो मेटेओर्स और मेटेओराइट का पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ये चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है एक ट्रांसपेरेंट लूनर मिनरल, ठीक है, और ये 44 ग्राम का एक स्पेस रॉक है, उससे ये डिस्कवर किया गया है। तो उस मिनरल का क्या नाम है, ठीक है, 11th न्यू एलियन मिनरल है उसको कि चाइना ने डिस्कवर किया, उसका नाम है मैग्नीशियो सेंजेसाइट, ठीक है, ये मैग्नीशियो लिखा है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे ये मैग्नीशियो सेंजेसाइट है इसका नाम। ओके, उसके बाद फ्रॉम वेयर हैज़ IRCTC अनाउंस द लॉन्च ऑफ दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ऑन 27 अप्रैल 2026। तो 27 अप्रैल 2026 को IRCTC ने क्या अनाउंस किया है, तो एक ट्रेन का लॉन्च का इन्होंने अनाउंस किया है। क्या नाम है, तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, और ये दिव्य दक्षिण यात्रा मतलब एक्चुअली ये दिव्य दक्षिण यात्रा को लॉन्च किया इन्होंने, और उसमें जो ट्रेन जाएगी उसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो ये कहाँ से ये शुरू होगा, तो ये होगा विशाखापट्टनम से, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, मतलब सबका सब करेक्ट है। देखते हैं क्या क्या है करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन धोलेरा गुजरात। तो भारत सरकार ने देश का पहला जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये धोलेरा गुजरात में इन्होंने अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अच्छा चलो ये हम बता दे रहे हैं कि बिहार में ना अभी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक तो है पश्चिम चंपारण में कुमारबाग में, और दूसरा है नवानगर बक्सर में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है कहीं पूछ ले। तो ये भारत सरकार ने देश का पहला सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ अनाउंस किया है, तो ये धोलेरा गुजरात में, और ये टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है। उसके बाद है R वैशाली हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5 वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। तो ये जो है प्रज्ञानंद उनकी ही बहन है, तो इन्होंने ये जीता है। उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना स्टेट है इसने ये लॉन्च किया है क्या, तो ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम है। ओके, तो ये हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम क्या चीज़ है, ये मतलब एक ऐसा इमरजेंसी मेडिकल नेटवर्क है जिसमें कि जो भी NH होते हैं, मतलब स्टेट नेशनल हाईवे या फिर जो स्टेट हाईवेज़ हैं, उन पे अगर अचानक से कभी कोई हादसा हो जाता है, तो जो पीड़ित होते हैं, जो मतलब जिनके साथ हादसा हुआ है, तो उनको थोड़ा क्विक और लाइफ सेविंग जो चाहिए वहाँ पे इलाज, वो देने के लिए यहाँ पे ऐसा मतलब 60 मिनट्स के अंडर में मतलब जब एक्सीडेंट हो रहा है उसके शुरू के 60 मिनट्स के अंदर में उनको पहुँचाया जा सके, तो वही है हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट संजीवनी है, और मतलब इसमें ऐसा होगा कि 24/7 हेल्पलाइन होगा, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा यहाँ पे एम्बुलेंसेज में फिट। इसके अलावा मतलब सबसे नज़दीक के जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ भी ये इनका होगा कि हाँ कोई आए तो फिर देखना है जल्दी। और हाँ, एक और चीज़ है कि शुरू का जो 1 घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद 60 मिनट्स, उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। तो उस दौरान ऐसा है कि कोई भी ऐसे कागजी कार्रवाई या पैसा का जो होता है ना कि हाँ ठीक है पहले पैसे दीजिए फिर स्टार्ट होगा ट्रीटमेंट, ये सब, तो ये सब का कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही है हाईवे ट्रॉमा केयर सिस्टम, और ये तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी। उसके बाद है श्रेया शांतनु मुंददा has become first Indian student to win a gold medal at the 15th European Girls Mathematical Olympiad held in France अप्रैल 2026। तो देख सकते हैं हमारी छोड़ी छोड़ों से कम है कि, तो वही बात है। श्रेया शांतनु मुंददा जो है, इन्होंने ये इंडिया की पहली इंडियन स्टूडेंट है, और ये इनको गोल्ड मेडल कहाँ मिला है, तो 15th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये लड़कियों वाला ही था, बट ऑब्वियसली बात है बाहर फ्रांस तक जाकर के अच्छा कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द AGEC+ मीटिंग होस्टेड बाय जापान।
तो इसमें डॉक्टर एस जयशंकर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। ये AGEC क्या है? तो AGEC का मतलब होता है एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस, ठीक है, एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस, AGEC प्लस का यही फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली क्या है? तो AGEC का जो शुरुआत है ये जापान ने 2023 में किया है। और इसका मतलब ये होता है मेन एशिया के जो भी ऐसे मेन कंट्रीज है, बड़ी बड़ी देश है, तो ये सब साथ में मिलके जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है इस पर ये काम कर रहे हैं। और इसका एक ये भी मकसद है इसका कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ साथ जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, है ना। तो बेसिकली इसमें यही है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी, नेट ज़ीरो एमिशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सब पे इसको ये बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और ये है AGEC। इसको शुरुआत 2023 में जापान ने ही किया है। तो इसका जो मीटिंग अभी हुआ है वो भी जापान में हुआ था। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? तो डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया के ये फॉरेन मिनिस्टर है। अगला है 22, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, यानी कि ZCDCFC टेक्नोलॉजी। तो ये चाइना ने किया है, चाइना ही करती है मोस्टली ऐसा काम। तो फिर वही है, साइंटिस्ट कौन से देश के? दुनिया का पहला जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल बनाए हैं, तो चाइना के। Whereas IIT Madras launched the first international center to promote deep tech startups। तो ये IIT मद्रास ने पहला कहाँ अपना इंटरनेशनल सेंटर ओपन किया है, मतलब लॉन्च किया है ताकि डीप टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करे, तो USA में किया है। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अभय AI चैटबॉट, ठीक है, अभय AI चैटबॉट। तो ये जो अभय AI चैटबॉट है ये CBI ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CBI टू लॉन्च AI चैटबॉट अभय टू वेरीफाई नोटिसेस एंड कर्ब साइबर फ्रॉड। तो आजकल जो बहुत साइबर फ्रॉड का देख रहे हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में हो रहा है कि अरे पैसे ठग लिए या कुछ ऐसे क्राइम्स, तो जो भी ऐसे साइबर फ्रॉड है उनको टैकल करने के लिए CBI ने लॉन्च किया है अभय, जो कि एक AI चैटबॉट है, ठीक है, CBI ने लॉन्च किया है। अगला 25 है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी हेडेड बाय हुम टू इम्प्लीमेंट द UCC इन द स्टेट। तो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है, इसके बारे में बात की गई है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना है। तो ये जो UCC है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई है। और उस कमेटी को हेड कौन कर रही है? तो वो है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। यहाँ पे इनका फोटो भी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनको उस कमेटी का हेड बनाया गया है। और ये कहाँ? तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट में। उसके बाद है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द श्री गुरु भैरवाक्या टेम्पल इन अप्रैल 2026। तो ये श्री गुरु भैरवाक्या टेम्पल जो है ये कहाँ है? तो ये मांड्या में है, कर्नाटका में, ठीक है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है श्री गुरु भैरवाक्या टेम्पल। इसके बारे में यहाँ देखिए फोटो भी दे रखा है। तो ये जो टेम्पल है श्री गुरु भैरवाक्या मंदिर, इनके बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये कहाँ है? तो आदिचंचनागिरी मठ कर्नाटक है, वहीं पे। अब यहाँ पे कुछ ऐप्स और पोर्टल्स का नाम दिया है, इसको कौन इशू किया है इसके बारे में उसको मैच करना है, ठीक है। तो उसका ये सीक्वेंस में है। तो ई-एडजुडिकेशन पोर्टल जो है ये सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ई-एडजुडिकेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या था? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। और अगर हम एडजुडिकेशन का बात करें तो इसका ये मतलब वही है कि जो न्यायिक निर्णय है और उसके लिए जो फॉर्मल जो ऐसा प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करता है। तो ये जो ई-एडजुडिकेशन पोर्टल है ये सेबी ने लॉन्च किया है। विलेज मैप, ऑब्वियसली बात है, विलेज का जो मैपिंग करना है या फिर कहाँ किस विलेज में किधर स्कूल है, तालाब है, नहर है, नाला है, कौन बताएगा? तो ऑब्वियसली बात है उसका काम पंचायती राज मिनिस्ट्री को ही तो होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है विलेज मैप। और ये है नशा मुक्त भारत अभियान 2.0। ये 2.0 ध्यान रखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये सामाजिक कार्य ही है ना, नशा मुक्त करना है हमको भारत को, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, रिनॉन्ड प्लेबैक सिंगर आशा भोसले पास्ड अवे इन मुंबई ऑन अप्रैल 12, 2026। व्हेन वाज शी अवार्डेड विद पद्म विभूषण। तो आशा भोसले जी हैं, इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे 1933 में जन्म हुआ है और 2026 में इनकी डेथ हुई है। कब? तो 12 अप्रैल को। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पद्म विभूषण इनको कौन से साल में मिला है? तो इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनका भी देहांत हुआ है 12 अप्रैल 2026 को, मुंबई में हुआ है। अगला है 29, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन
वनतारा यूनिवर्सिटी लेड। तो वनतारा आप लोगों ने सुना होगा, जामनगर में है, गुजरात में। ये जो अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी के बेटे, उनका ही ये इनिशिएटिव है। तो अभी वनतारा यूनिवर्सिटी भी है जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन के बारे में मतलब स्टडी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे है कि इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब अभी बन रहा है ये यूनिवर्सिटी, तो इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव कहाँ रखी गई है, तो ये गुजरात में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जामनगर जू, वनतारा, है ना। अगला है 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 2027 सेंसस ऑफ इंडिया। अभी सेंसस इंपॉर्टेंट है, सेंसस से तो एक ना एक क्वेश्चन पीटी में आपको पक्का मिलेगा ही। देखते हैं इसके बारे में। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है जो कि सबका सब सही है। अच्छा ही हमको 5 स्टेटमेंट यही मिल गया, कुछ पूछे तो इसमें से ही आ जाए, भगवान करे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द फर्स्ट टू द सेल्फ इन्यूमरेट हिमसेल्फ, एक्चुअली हर सेल्फ, है ना, फीमेल है हमारी प्रेसिडेंट, एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इन द 2027 सेंसस। तो ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ये जो मतलब था ना सेल्फ सेंसस वाला, जो शुरू में फर्स्ट फेज में चल रहा था, तो उस समय का ही ये न्यूज़ होगा, तो इसलिए ऐसा विल फ्यूचर टेंस में बात किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये सेल्फ इनोमिनेट करने वाली पहली सिटीजन है इंडिया की 2027 सेंसस के लिए। 2027 सेंसस इज द 16th इन सीक्वेंस एंड 8th सिंस इंडिपेंडेंस। तो अभी यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम सेंसस की शुरुआत की बात करें तो शुरू कब से हुआ था सेंसस, तो सेंसस एक्चुअली शुरू हुआ है सबसे पहली बार 1872 में, लेकिन वो मतलब लॉर्ड मेयो ने करवाया था, लॉर्ड मेयो ने, और वो नॉन सिंक्रोनस था और ना ही उसने पूरे इंडिया को कवर किया था। तो वहाँ से मतलब उसको नहीं हम देखते हैं। जो फर्स्ट जो सिंक्रोनस और जो कंप्लीट पूरे इंडिया को कवर करके करवाया गया था वो था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और ये 1881 में हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछ लेता हमसे कि फर्स्ट सेंसस किसने करवाया, तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में करवाया, लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर कंप्लीट एंड सिंक्रोनस वे में कराया है वो लॉर्ड रिपन ने करवाया है। और इसके बाद ही 1881 के बाद से ऐसा हुआ कि हर 10 ईयर्स पे मतलब सेंसस कराने का जो प्रथा है, जो शुरुआत है, वो तब से ही हुआ। ठीक है, और जो फर्स्ट ये जो लॉर्ड रिपन ने 1881 में कराया था, उस समय जो सेंसस के जो कमिश्नर थे वो उनका नाम था WC प्लॉडेन। ठीक है, WC प्लॉडेन उनका नाम है, WC प्लॉडेन। तो ध्यान रखेंगे 1881 में ये सेंसस कमिश्नर थे, 1881 में सेंसस कमिश्नर थे, और करवाया किसने था, तो रिपन ने। और फर्स्ट जो है 1872 में वो मेयो ने करवाया था, 1872 में। लेकिन ये जो है ना ये मतलब नॉन सिंक्रोनस था, तो ये इतना मतलब वैलिड नहीं ही मानेंगे। वैलिड क्या नहीं मानेंगे, मीन्स अगर एग्जाम में आ जाता है कि फर्स्ट सेंसस, तो ऑब्वियसली बात हम लोग मेयो ही टिक करते हैं, तो वही ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं इस ईयर के कौन है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद ये 8वीं बार हो रहा है। हमको जब आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद से ये 8th सेंसस हो रहा है हमारा, है ना। बीच में एक्चुअली कोविड के टाइम पे 2021 में कंडक्ट नहीं कराया गया, तो अभी तक हमारे पास जो डेटा है वो 2011 सेंसस का है। इवन एग्जाम्स में भी हम वही यूज़ करते हैं। तो 2011 के बाद अभी 2027 में हो रहा है ये सेंसस। उसके बाद है मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण नाम ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेंसस कमिश्नर। ओके, तो तब के टाइम पे जब 1881 में जब लॉर्ड रिपन ने करवाया था, उस समय प्लॉडेन, WC प्लॉडेन थे। तो और अभी के टाइम पे मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं ये हमारे सेंसस कमिश्नर हैं। सेंसस विल बिगिन ऑन 1 अप्रैल 2026, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, विद अ बजट ऑफ 11,718.24 करोड़। यहाँ पे ये बिल नहीं होगा क्योंकि ये पहले का ही न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली बात है ये फ्यूचर टेंस से बात करें, लेकिन हमारे लिए तो ये चीज़ हो चुका है। तो वही है कि इसका बजट कितना है, 11,718 करोड़ है, और ये 1 अप्रैल 2026 को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द ऑफिशियल टोल फ्री नंबर 1855 फॉर द अपकमिंग 2027 सेंसस। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मतलब खुद का सेल्फ सेंसस इन्यूमरेट करने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी है प्रॉब्लम, तो आप 1855 पे कॉल करके अपना जो भी शिकायत है उसको पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2027 सेंसस का कुछ फैक्ट्स। इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर, अगला है 31, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट अ हिस्टोरिक सनशाइन डबल आफ्टर रॉजर फेडरर इन 2017 बाय विनिंग मियामी ओपन। तो ये जैनिक सिनर है, इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं जैनिक सिनर। ठीक है, अगला है 32, वर्काला इन विच स्टेट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन यूएन्स 20 सिटीज़ मूविंग टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव। तो ये है केरला में। ठीक है, तो केरला जो है वर्काला जो है ये केरला का डिस्ट्रिक्ट है, और इसको अभी UN के यूनाइटेड नेशंस के 20 सिटीज़
एक्चुअली ये सिटी है, 20 ऐसे शहर जो कि जीरो वेस्ट इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें वर्काला को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ ही साफ़ सुथरा शहर है। तो केरला का जो वर्काला है, इसको प्रेस्टिजियस UN जीरो वेस्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे वर्काला, और ये कहाँ है, तो केरला स्टेट में है। अगला है 33, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF, ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी ऑन अप्रैल 14, 2026। ठीक है, तो इन्होंने अमरावती में इसको इनॉग्रेट किया है। अच्छा, हमारा जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो भी अमरावती में ही है। तो एक्चुअली ये जो है ना, हमारा क्वांटम वैली ही बोलते हैं अमरावती को। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दे रखे हैं। चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू हैज़ अनवेल्ड अ बोल्ड विजन टू ट्रांसफॉर्म अमरावती इनटू क्वांटम वैली, है ना। फाउंडेशन स्टोन laid on 50 acres. This ambitious project aims to rival Silicon Valley. अभी सिलिकॉन वैली से टक्कर होने वाला है ना, by positioning Andhra Pradesh as a premier global destination for deep tech innovation and cutting edge quantum research. तो यहाँ पे अमरावती को बना ही दिया गया है क्वांटम वैली, अब बन जाएगा थोड़े दिनों में, मतलब 50 एकड़ में ये पूरा का पूरा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इसका। तो ये चंद्रबाबू नायडू ने इसको इनॉग्रेट किया था, किस चीज़ को, तो फर्स्ट ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी। अगला 34 देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट लॉन्च्ड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम इन जनवरी 2022 टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है कहाँ लॉन्च किया है, 2022 में इसको क्यों लॉन्च किया है, तो टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, है ना। इट एम्स टू डेवलप ए कंप्लीट इकोसिस्टम स्पैनिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो इसमें ऐसा है कि ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जहाँ पे डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चर हो, असेंबल हो, टेस्ट हो, पैकेजिंग हो, सब कुछ एक तरफ ही हो, मतलब एक साथ ही उसी वहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे हम असेंबल कर रहे हैं, कहीं और जाके पैकेजिंग कर रहे हैं, कहीं और टेस्टिंग, वो चीज़ नहीं करना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27। तो ये ध्यान रखेंगे, जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है 2022 में लॉन्च हुआ था। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम ये है 2022 में, और ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, ये इस साल यूनियन बजट में इसकी चर्चा की गई है, 2026-27 के यूनियन बजट में। इट सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन जॉब्स। तो अभी जब ये जो हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात करते हैं, नहीं इसकी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में ये लिखा है ना। हाँ, तो ये है, ये लगभग 25 लाख जॉब्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। 10 सेमीकंडक्टर यूनिट का कंस्ट्रक्शन अभी मतलब है, चल रहा है। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ये सब है, ठीक है। ये चारों है स्टेटमेंट सही है इसका। 35 है, अगेन ट्रू स्टेटमेंट चुनना है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। यहाँ पे फिर से 1, 2 एंड 3 सही है। हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये यहाँ गलत है, 1, 2 एंड 3 सही है। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड पॉड टैक्सी हैज़ बीन लॉन्च इन मुंबई। दिव्या सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू साइकिल फ्रॉम काठमांडू टू एवरेस्ट बेस कैंप इन 14 डेज। तो ये दिव्या सिंह है, इन्होंने 14 दिन में काठमांडू से लेके एवरेस्ट के बेस कैंप तक क्या किया है, तो साइकिलिंग किया है 14 दिनों के अंदर। उसके बाद है ESA हैज़ लॉन्च्ड, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर रहा है। ESA हैज़ लॉन्च द फर्स्ट सेलेस्ट सैटेलाइट टू टेस्ट LEO नेविगेशन लेयर्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स जीनोमिक प्रोग्राम टू मैप द DNA ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स। तो ये तो गलत है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू IRENA, इंडिया हैज़ रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में मतलब ग्लोबली अगर हम देखें तो इसका रैंक फर्स्ट है, और इंडिया का रैंक क्या है, तो थर्ड है। और इसने ब्राज़ील को सरपास कर दिया है अभी कुछ दिन पहले। देखते हैं क्या है यहाँ पे। इंडिया है सरपास्ड ब्राज़ील इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आफ्टर एडिंग ए रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल पावर। तो आप यहाँ पे देखिए इंडिया का फिलहाल कितना है, तो 203.18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, और ब्राज़ील का कितना है, तो 200 गीगावाट। ठीक है, तो हमने अभी ब्राज़ील को सरपास कर दिया है। और इंडिया का ये जो क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है,
ट्रांसफॉर्मेशन इज पावरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज पावरिंग ए ग्रीनर एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। तो अभी हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो इंडिया का भी कितना रैंक है? थर्ड है ग्लोबली, और इसने ब्राज़ील को सरपास कर दिया है। और इसके अलावा जो टॉप रैंकर है, मतलब जो सबसे जो कंट्री फर्स्ट है, वो उसका नाम है चाइना। 37 है ट्रू स्टेटमेंट, सबका सही है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप कंट्री इन द नंबर 2 ऑफ एथलीट्स सस्पेंडेड फॉर डोपिंग। तो जो डोपिंग होती है जिसके बाद एथलीट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनका ब्लड टेस्ट और ये सब करके, तो उसमें इंडिया एक ऐसा देश है जो टॉप पे है। सबसे ज़्यादा एथलीट्स यहीं से सस्पेंड हुए हैं। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, इंडिया रैंक सेकेंड ग्लोबली इन एक्सेस नाउज इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025। तो ये जो एक्सेस नाउ है, ये इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट रिलीज़ करती है। ये रिपोर्ट बेसिकली मतलब इस बारे में बात करता है कि मतलब एक साल के अंदर में इंटरनेट सेवाओं को कितनी बार ब्लॉक किया गया है, मतलब सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और ये दुनिया भर में सर्वे इस चीज़ का किया जाता है कि अलग अलग देश में कौन से गवर्नमेंट ने कितनी बार किया है। तो इसमें इंडिया ने सेकेंड नंबर इंडिया को मिला है। तो बेसिकली 2025 में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के जो भी 52 देश में ऐसा सर्वे किया गया था, और इसमें टोटल 313 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो म्यांमार में हुआ 95 टाइम्स, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 65 बार हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में इंडिया सेकेंड नंबर पे आया है, 65 बार इंडिया में हुआ, और म्यांमार में हुआ है 95 टाइम्स। ठीक है, और ये एक्सेस नाउ का रिपोर्ट है, यही सर्वे करता है। उसके बाद है डेनिस मांटूरो हु वाज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इज़ द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया। तो ये रसिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, नाम क्या है? तो डेनिस मांटूरोव। ये इंडिया के फर्स्ट टाइम मतलब ये रसिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, और ये इंडिया के ऑफिशियल विजिट पे आए थे। नाम क्या है? तो डेनिस मांटूरोव। हो सकता है कहीं पूछ लें कि जो रसिया से जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए थे, जो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या नाम था। उसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट अ रेस इन लेस दैन 2 आवर्स इन एन ऑफिशियल मैराथन इवेंट। तो मैराथन इवेंट में 2 घंटे के अंदर में पूरे के पूरे रेस को कंप्लीट करने वाला दुनिया का पहला एथलीट कौन है? तो इसका नाम है सेबेस्टियन सावे। इनका फोटो भी इधर दिया हुआ है। सेबेस्टियन सावे बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू विन ए मैराथन इन अंडर 2 आवर्स। ठीक है, अगला 39 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट या मिशंस मेंशन है, और इसको कौन इशू किया उसका नाम। प्रोजेक्ट हिम सरोवर। अब ये ऑब्वियस सी बात है, हिम बर्फ़ की बात हो रही, तो कोई ठंडा जगह ही होगा ना, इसरो तो लॉन्च करेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद है सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट। तो शहरों को सेफ बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करेगी, लॉन्च करेगी। फिर है मिशन मित्रा। अच्छा, मिशन मित्रा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सेम जो हम लोग गगनयान में पढ़ते हैं ना, व्योमित्रा, जो ह्यूमनाइड रोबोट है, ह्यूमन के जैसा दिखने वाला, तो वही व्योमित्रा जो है, इसको ही बनाने का जो स्टेज है उसको मिशन मित्रा कहते हैं, और ये इसरो का है। ठीक है, प्रोजेक्ट इनफैक्ट प्रोजेक्ट है इसरो का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द मच डिस्कस्ड एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैवन इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो ये यूएसए से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मैवन। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट मैवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैवन मतलब बेसिकली ये एक ऐसा डिफेंस, ये कह लीजिए प्रोजेक्ट, और ये जो है ना यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब इसका प्राइमरी गोल है कि जो भी ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट इमेज और सर्वेलेंस फीड्स है, इसके डेटा को एनालाइज करके एआई के जरिए मतलब उसको ऑटोमेटिक एनालाइज करना है। फिर उसके बाद जो पहले ऐसे ह्यूमन एनालिस्ट वगैरह 1000 घंटे बैठ के उसको एनालाइज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो ह्यूमन एरर्स है उसको ख़त्म करने के लिए इसको ऐसा लॉन्च किया गया। तो बेसिकली ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैवन, और ये यूएसए का है। उसके बाद है द पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा। आप पहले पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग है, क्या ही सुंदर सा पेंटिंग है। और इस पेंटिंग को बनाया किसने? तो राजा रवि वर्मा ने। और इस पेंटिंग का कॉस्ट $18 मिलियन। आप सोच सकते हैं कितना होगा, $18 मिलियन। तो ये इट हैज़ बिकम कॉस्टलीस्ट इंडियन आर्टवर्क एवर। क्वेश्चन देखते हैं आप। द पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा हैज़ बिकम इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क। इट इज़ एसोसिएटेड विद, तो राजा रवि वर्मा का पेंट किया हुआ है, और इसको अभी कितने में? तो $18 मिलियन में ये बेचा गया है
सबसे कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है, मतलब इंडियन आर्टवर्क में अब तक इससे महंगा और कोई नहीं है। अगला है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद अबाउट विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो देखना है। सही वाला तीनों पढ़ लेते हैं, गलत वाला को रहने देते हैं। गुजरात इज द स्टेट विद द हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है गुजरात विंड एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है। उसके बाद है लास्ट ईयर 6.05 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज एडेड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी फॉल अंडर नॉन फॉसिल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है नॉन फॉसिल एनर्जी के अंडर में ही आते हैं ये लोग। उसके बाद है उड़ीसा रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो गुजरात जो है वो टॉप पे है और लास्ट ईयर 6.05 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन विंड एनर्जी प्रोडक्शन को ऐड किया गया था कैपेसिटी। और इसके अलावा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है ये दोनों फॉसिल मतलब नॉन फॉसिल एनर्जी में ही आते हैं, फॉसिल में थोड़ी ना है। उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी बुक का नाम दे रखा है, बुक या ऑटोबायोग्राफी और ऑथर का नाम है। तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? TM कृष्णा की। टाइड्स ऑफ टाइम, ये सुधा मूर्ति जी की बुक है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये मनोज मुकुंद नरवाने, आपको पता है कौन है ये? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। तो उनका बुक है क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। अच्छा, ये बुक इनकी नहीं है इसलिए हम इसको पढ़े नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया TM कृष्णा की बुक है। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति जी की बुक है। क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, क्यूरियस क्लासिफाइड ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। क्यूरियस क्लासिफाइड किसकी? तो मनोज मुकुंद नरवाने की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया TM कृष्णा, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, क्यूरियस क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। 44 देखते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैज़ पास्ड अवे। अभी प्रेसिडेंट की डेथ हुई है तो हो सकता है कि पूछ ले किस देश के थे, तो ये सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम के पहले मतलब इससे पहले अभी प्रेसिडेंट थे और उनकी डेथ हो गई। नाम क्या है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी नाम है इनका। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यहाँ पे इनकी फोटो भी दी हुई है, आप देखिए। फॉर्मर सूरीनामीज प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी डाइज, ठीक है, ये इनका। अगला देख लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ एंड द फाइनल सर्वे वेसल कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी। तो यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर है संशोधक। यहाँ आप देख सकते हैं मोदी जी दिखा रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं मोदी जी, फ्रेंड्स देख लो। तो INS संशोधक है और सर्वे शिप है जो कि मैप करेगा, दैट मैप्स द ओशन फॉर द नेवी, ठीक है। तो ये फोर्थ और फाइनल सर्वे वेसल है जो कि इंडियन नेवी ने भी कमीशन किया है। संशोधक, राइट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आर्टेमिस 2। तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो मीन्स की चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टेमिस 2 के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। आर्टेमिस 2 मिशन बेसिकली सबसे पहले तो नासा का है। नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 2 मिशन और ये पहला मैन्ड मिशन है टू द मून इन मोर देन 50 ईयर्स। तो ये 50 साल से ऊपर के टाइम में ये पहला ऐसा मैन्ड मिशन है जो मून पे जा रहा है, ठीक है। आर्टेमिस 2 मिशन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ह्यूमन्स इन द स्पेस एट 2,52,756 माइल्स। तो ये जो मिशन है इसने सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाय ह्यूमंस, मतलब कि इस मिशन के अंतर्गत कह लो, ठीक है। उसके बाद है आर्टेमिस 2 मिशन हैज़ लॉन्च फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा ऑन एन SLS रॉकेट। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। मिशन इंक्लूडेड 4 एस्ट्रोनॉट्स, 4 कौन थे? तो रीड विजमैन कमांडर है, विक्टर ग्लोबर, इसके अलावा क्रिस्टीना कोच, ये इकलौती वुमेन है क्रिस्टीना कोच, और है जेरेमी हैंसन, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जिनको 4 एस्ट्रोनॉट है जो इस मिशन के अंडर गए थे। वेयर विल द ट्राई सर्विस सेमिनार रन संवाद बिगिन। तो ये जो ट्राई सर्विस सेमिनार है, ट्राई सर्विस सेमिनार मीन्स की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का ही मतलब जॉइंट सेमिनार है। तो ये कहाँ होगा? तो ये बेंगलोर में होगा, ठीक है, बेंगलुरु में ट्राई सर्विस सेमिनार। और नाम क्या है इसका? रन संवाद, ठीक है, रन संवाद इसका नाम है और ये बेंगलुरु में होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग की रिपोर्ट के हिसाब से, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव मोर देन 300 लेक्स डिसअपियर्ड। तो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में 300 से ज़्यादा लेक्स जो हैं, झीलें, तालाब जो डिसअपियर हो गए? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही कंसर्निंग बात है कि मतलब अब 300 से ज़्यादा लेक्स डिसअपियर हो गए हैं, सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं 315 आउट ऑफ 697 लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर डिसअपियर्ड सिंस 1967। तो 1967 से लेकर अभी 2026 ख़त्म ही होने वाला है। अब सोच लीजिए इतने टाइम में 300 से ज़्यादा लेक्स ख़त्म हो गए, 315 एक्चुअल में। तो ये तो बहुत अजीब सी बात है।
तो ये कैग के रिपोर्ट में था। अगला है 49, ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट द इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया। तो ये हो जाएगा, इसमें सारा ही करेक्ट है। अच्छा हाँ, ये मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आ जाता है। तो आप बताइए कि बिहार में इसके से रिलेटेड जो प्लांट है वो कहाँ पे लगने के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो ये जो इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये कहाँ कमीशन मतलब कहाँ पे लगाया गया? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड को एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड को एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। दिस रिएक्टर हैज़ बीन डिजाइन बाय द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इस रिएक्टर को इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। ओके, अगला देखते हैं और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन एंड द गिवन फैक्ट। तीनों ही करेक्ट है। सबसे पहला क्या है? RBI हैज एस्टिमेटेड इंडियाज रियल GDP ग्रोथ टू बी 6.6% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। तो RBI ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.6% होगी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, इंडियाज टोटल ट्रेड डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 हैज़ बीन रिकॉर्डेड at $119.30 billion. According to the recent United Nations report, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2026, India's GDP growth rate is estimated to be 6.4% in the year 2026। तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ है ये 6.4% एस्टिमेटेड है 2026 में। और ये किसका रिपोर्ट है? तो ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026, उसके हिसाब से। और RBI ने 2027 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए GDP ग्रोथ को एस्टिमेट कितना किया है? तो 6.6%। तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस और इसका जो बैकग्राउंड में एक्सप्लेनेशन है वो भी। तो हमने अभी इसको ढंग से कर लिया है। आप इसको वीडियो को देखिए, × 2 पे भी देख सकते हैं, × 1.5 पे भी देख सकते हैं। इसको फिर से रिवाइज करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।